हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल पे। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो आपके एग्रीकल्चर आज हम कृषि विज्ञान की क्लास करेंगे। विश्वास मानिए ये जो सीरीज़ है ये हम आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ जो आरओआर का एग्जाम होने वाला है हम दोनों के लेके आए, जिसके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में बने रहिएगा क्योंकि आपने देखा होगा एग्रीकल्चर का जो वेटेज है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में जो इसी वीक में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें आपने देख लिया कि जैसे कॉटन वाला जो क्वेश्चन आ गया था, ऐसे कृषि के जो क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ रही है और आर में इनकी भरमार बनी रहती है। कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन कितने पूछे पढ़ना तो ही है। तो आज की क्लास हमारी एग्रीकल्चर की पहली क्लास होगी। इसके सीरीज़ में क्लासेस आती रहेंगी, इनको यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, तो इसके लिए बने रहिएगा। तो चलिए आज की स्टार्ट हमारी एग्रीकल्चर की पहली क्लास है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला हमारी क्लास है, इसमें हम बात करेंगे हम अपने चैप्टर्स की। ठीक है, तो पहला हमारा है, इस चैप्टर का नाम क्या, फसलोत्पादन। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको फसलोत्पादन बोलते हैं या इसको हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन या फसलोत्पादन की बात करते हैं। तो आपको पता होगा जब भी हम बात करेंगे आपके फसलोत्पादन की, तो इसके लिए आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता होगा आर लैंड एरियाज डिक्रीजिंग डे बाय डे। अगर भारत का आप जानते हैं, हमारा जो कैसे जो कृषि क्षेत्र है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, परंतु हमारी जो जनसंख्या है, कृषि क्षेत्र जो है ये आपका इंक्रीज कर कम होता जा रहा है, बट हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो जनसंख्या है वो इंक्रीज करे तेजी के साथ। तो हर एक देश की एक समस्या बनी रहती है, एक परेशानी बनी रहती है, और उनका एक कर्तव्य भी है कि वो कैसे अपने नागरिकों को अच्छा पोषक भोजन प्रोवाइड करें। और क्योंकि आपको पता है दिन प्रतिदिन जो क्रॉपिंग एरिया है वो घट रहा है, इसके साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसके तालमेल को बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ठीक है, जो हमारा फसल उत्पादन है या कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा बूम की आवश्यकता है, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हम जो भुखमरी सूचकांक में हमें वस्ती रख दिया जाता है, ठीक है, तो हंगर इंडेक्स में हम नीचे आए। इसके साथ साथ बल इंडेक्स अलग चीज़ है, हमारी मानवता की तरफ भी कि हम सभी को एक अच्छा पोषक अनाज उत्पन्न कराएं, इसलिए हर देश की एक सीमा बनी रहती है। तो हमारा भी यही है कि हम इतना अन्न उत्पादन करें कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें ही, इसके साथ साथ हम उसको एक्सपोर्ट भी करें, जो दूसरे देश हैं उनको हम निर्यात भी करें, ताकि हमें कुछ ना कुछ धन मिले। तो इसके लिए कृषि विज्ञान का बहुत ज़्यादा अध्ययन जरूरी है। ठीक है, चूँकि आप बात करते हैं, आपको पता होगा लोग कुछ भी कह लें, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारे जो उद्योग धंधे कुछ भी हैं वो आफ्टरऑल कृषि पर डिपेंडेंट रहेंगे किसी न किसी तरह से। तो कृषि से दुनिया चल रही है। आइए, हाँ, अब हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कम से कम 6-7 कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर्स रहते हैं, तो इसको पढ़िएगा। करीब 10 से 15 वीडियोज़ में क्लासेस आएंगे, पूरी एग्रीकल्चर यहाँ से कंप्लीट है। ठीक है, चलिए तो फसल उत्पादन की बात करते हैं। तो फसल उत्पादन में हम उन फसलों को रखते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमारे डेली टू डेली रूटीन में है, मतलब चावल दाल रोटी सब्जी जो आप खाते हैं, उनके लिए जो फसल उत्पादन है। इसके साथ साथ जो व्यापारिक फसलें होती हैं, जिसमें आप चीनी कह सकते हैं, तंबाकू कह सकते हैं, चाय कह सकते हैं, जो हमारे दिन प्रतिदिन में आता है, हम इन सारी फसलों को देखेंगे और उन पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनको भी देखेंगे। आइए चलें, तो पहली बात तो होता है, एक हमारा टर्म होता है एग्रोनॉमी। क्या होता है, एग्रोनॉमी। एक हमारा टर्म होता है एग्रोनॉमी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शस्य विज्ञान। क्या कहते हैं, इसे हिंदी में हम कहते हैं शस्य विज्ञान। तो आपसे कोई पूछे कि सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी होता क्या है, तो आप कह सकते हैं सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान या विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम फसल के उत्पादन, ठीक है, कैसे हम फसलों के उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी विधियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम एग्रोनॉमी या आप कह सकते हैं सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक आध बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सस्य विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पीटर डिकेंजी, नाम याद रखिएगा, जो आपके पीटर डिकेंजी साहब हैं, इन्हें ही हम सस्य विज्ञान का जनक या पितामह कहते हैं। क्योंकि पितामह तो नहीं कहना चाहिए, बट क्योंकि इन्होंने इस विधा को बनाया है, उसमें अलग अलग चीज़ों को रखा है, इसलिए हम सस्य विज्ञान का पितामह पीटर डिकेंजी साहब को कहते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में टू द पॉइंट चलेंगे। ठीक है, ये आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पूरे मॉड्यूल में, इस पूरे कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए, जब यूपी पीसीएस की बात करते हैं
तो जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो उन्हीं को अगर हम अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दें तो यही यूपीपीएसएस में जब सिविल सर्विसेज की बात भी कर रहे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पूछी जाती है, ठीक है, एज ए जीएस में, तो यहाँ पे यही एक टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आइए और हम पूरे के पूरे टॉपिक वाइज इनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला आपका है फसलोत्पादन जो हम देख रहे हैं, ठीक है, फसलोत्पादन पहला है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक आ जाता है उद्यान विज्ञान जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हम हॉर्टिकल्चर का अध्ययन करेंगे। थर्ड हमारा हो जाता है फसल पारिस्थितिकी जिसे हम क्रॉप इकोलॉजी या क्रॉप इकोलॉजी कहते हैं, उसका अध्ययन करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट ब्रीडिंग है, आपने देखा हुआ क्वेश्चन से आ रहा है, प्लांट ब्रीडिंग भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है, कृषि अर्थशास्त्र और खेती के प्रकार, खेती कितने प्रकार की होती है, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मृदा, इसको चाहे तो आप ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं, बट क्योंकि कृषि एफिडोलॉजी आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपने जो पैडोलॉजी पढ़ा, आपने पैडोलॉजी की बात का मृदा, तो यहाँ पर मृदा को भी पढ़ेंगे, तो मृदा छूट नहीं सकता, मृदा भी पूरा आपका आ जाएगा। मृदा के संसाधन क्या है, अनिवार्य पोषक तत्व क्या है पौधों के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, क्योंकि आपको पता होगा किसानों की अगर आय को बढ़ाना हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारा नीति आयोग का सबका लक्ष्य है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसानों को धन प्रोवाइड करना पड़ेगा अलग अलग मीडियम से। तो केवल कृषि उसी पर डिपेंडेंट ना हो, पशुपालन से भी किसानों को लाभ मिले, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, तो उसके लिए हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। पशुपालन में दुग्ध उद्योग को कैसे बढ़ा सकते हैं, पशु प्रजनन कैसे होगा, पशु गो संवर्धन, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा, आपने देखा होगा कि इस बार जो पीसीएस का क्वेश्चन पेपर हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, किससे, तो ग्रामीण विकास से और कृषि मिशन और कार्यक्रम से, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो ग्रामीण विकास में जो मिशन है और कृषि में जो मिशन है, जो नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, और यूपी का तो खासकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है भारत में कृषि विकास तथा उत्तर प्रदेश में नवीन कृषि उद्योग, या आप कह सकते हैं कि भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ है, जिसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है, प्रसार कैसे हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में उत्तर प्रदेश की नवीन कृषि योजनाएं, कि यूपी की जो नवीन नवीन कृषि योजनाएं हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियोस बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है स्पीड मेरी कम है, सॉरी धीमे है, स्पीड को बढ़ा के देखिए, बट वीडियो को पक्का देखिएगा, क्योंकि शायद एग्रीकल्चर हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए तो अब बात करते हैं भारतीय फसलों की। आपको पता होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत में जो भी फसलें होती हैं उनको हम 3 फॉर्म में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोइंग टाइम, ठीक है, उनके बुआई के समय के आधार पे हम 3 भागों में उसे हम विभाजित करते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का झंडा बना हुआ, ठीक है, उससे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो आप कहेंगे सर कौन कौन सा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है। आपको लगता है आसान है, बट कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी फसल को देखे कि ये रबी की फसल है या जायद की फसल है, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले रबी की बात करते हैं। अगर रबी आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको रबी की फसल याद नहीं आती है, तो रबी आपको पता रबी किसका है, तो रवि, या आप कह सकते हैं सन, ये किसका पर्यायवाची होता है, जो रबी होता है, ठीक है, रबी से याद करने के लिए, रबी सन का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। तो जिन फसलों को, जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है, ठंडी का मौसम चल रहा है, हमें धूप बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, तो ठंडी के मौसम में जो भी फसलें होती हैं उन्हें धूप चाहिए होता है, धूप कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो समझ जाइए, तो धूप चाहिए, धूप किससे मिलती है, रबी से मिलती है, तो रबी से आप रबी कर लीजिएगा। तो आप ये समझ जाइएगा कि जो रबी की फसलें होंगी वो ठंडी के मौसम में बोई जाएंगी, किस मौसम में, शीत ऋतु में, ठंडी के मौसम में बोई जाएंगी, और फिर अप्रैल वगैरह में काट ली जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ठंडी के मौसम में धूप चाहिए, हमें वही कोरिलेट करेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसकी बुआई का समय देख लेते हैं। इसकी बुआई का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है, कलर साथ दिख ना रहा आप लोग को। इसकी बुआई का समय क्या है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और कटाई कब होगी, गेहूँ आपको पता ही है, अप्रैल में काट लिया, ठीक है, कह सकते हैं अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। रबी ठंडी के मौसम से कोरिलेट करिए, याद आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी मेन फसलें होती हैं, आइए उसको देख लेते हैं। गेहूँ, जौ, चना, गेहूँ तो फिक्स है, सबसे फेमस है गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, सरसों पूछा जाता है, ठीक है, सरसों भी आपकी क्या रबी की फसल है। फिर मटर, आलू, ठंडी के सीजन में मटर आता है, वहीं से कोरिलेट करिएगा। आलू भी इसी मौसम में सस्ता होता है, यहाँ से कोरिलेट करिएगा। मसूर, अलसी आदि, सरसों पूछा है इसलिए सरसों याद रखिएगा कि जो सरसों है वो
रबी की फसल है, ना याद है ऐसा समझिएगा। जो मिक्स क्रॉपिंग हम करते हैं तो हम करते हैं कि आपने देखा भी होगा, अगर आप देखा है कृषि प्रधान देश हमारा, कि सरसों के साथ हम गेहूं के साथ पहले बोते थे, ठीक है, तो समझ जाइए वही कोरिलेट करेगा। चना भी ठंडी के सीजन में ही आता है, ठीक है, अप्रैल अगर हम काटना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से रबी की फसल को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, आपका बीच में आता है हमारा जायद की फसल। रबी के बाद खरीफ के बीच में जायद की फसल आती है। जायद की फसल शॉर्ट टर्म वाली। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, इनको हम, जो रबी की फसल है, इन्हें हम शीत ऋतु की फसलें भी कहते हैं। क्यों मैंने कहा, क्योंकि ठंडी के सीजन में धूप चाहिए होता है, इसलिए इन्हें हम शीत ऋतु की फसलें भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये दे दे कि इनमें से कौन सी शीत ऋतु की फसलें हैं, तो आप बताएंगे सर आपका जो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, शीत ऋतु की फसलें हैं, या इन्हें दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और बात याद रखिए, इन्हें हम लॉन्ग डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी रबी के फसल होते हैं उनको हम लॉन्ग डे प्लांट भी कहते हैं। क्वेश्चन जो कि पूछा, याद रखिएगा, रबी के मौसम में जो भी फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हम। यहाँ से देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपको याद होगा, रबी की जो फसल होगी उसे हम अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, मार्च अप्रैल में काट लेंगे, ठीक है, ये काम हो गया। क्योंकि इन्हें धूप ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, इसलिए रबी बोलते हैं, और शीत ऋतु में होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो फसलें हैं आपकी, ये चूँकि धूप ज़्यादा चाहिए होता है, ये इसको रिलेट करके करिएगा, ये आपकी लॉन्ग डे वाली फसलें हैं। ना याद है 25 दिसंबर के बाद दिन बढ़ने लगता है, तो यह समझ जाइएगा कि लॉन्ग डे वाली फसलें हैं, ठीक है। तो इनको शीतकालीन फसलें क्यों कहते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में ही ये क्या होती है, बोई जाती है, ठीक है। क्लियर। आइए नेक्स्ट हमारा है जायद की फसल। जो जायद की फसल होती है ये मार्च अप्रैल, मेनली इसमें कह सकते हैं कि लौकी, तोरई, तरबूज, खरबूज, वाटरमेलन, मस्कमेलन, जो समझ रहे हैं आप, खीरा, ककड़ी, ये सारे के सारे जायद की फसलें हैं। अब तो सारी फसलें किसी भी मौसम में आ जाती हैं, बट हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग इन फसलों को हम जायद में रखते हैं, या पानी वाली फसलें भी कह देते हैं कहीं कहीं, ठीक। तो नेक्स्ट हम जायद की बात करें। जायद में क्या होता है आपका, मार्च में बुआई हो जाएगी और जून, मैक्सिमम 15 जून 30 जून तक खत्म, मतलब शॉर्ट, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, ठीक है, ये बारिश के पहले थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनकी कटाई हो जाती है रबी और खरीफ के बीच की। मैंने पहले बोला है, रखा भी गया रबी और खरीफ के बीच में, इनको कहाँ रखते हैं हम, रबी और खरीफ के बीच में रखते हैं, हम जायद की फसल बोलते हैं। पानी वाली फसलें मिली, ठीक, इनमें हमारा क्या, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, याद रखिएगा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये जो पानी वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर रहता है, ठीक है, ये सबको पता है। तरबूज और खरबूज में अबाउट 93 to 95% पानी रहता है, ठीक है। तो ये फसलें, खीरा, ककड़ी, ये सारे के सारे क्या है, जायद की फसलें हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि मार्च लास्ट से अप्रैल फर्स्ट वीक में बोई जाती हैं और जून लेट तक इनको हम काट लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ इनको हम ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहते हैं, क्योंकि अप्रैल बीतते बीतते हमारे क्या होता है, ग्रीष्मकाल आ जाता है। क्या होता है, अप्रैल बीतते बीतते हमारे पास ग्रीष्मकाल आ जाता है, और इनके बाद फिर बारिश होने स्टार्ट हो जाती है, तो वो आपके शीतकालीन अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहते हैं। इस टॉपिक को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट फसल है, जिसको बोलते हैं खरीफ की फसल। क्या बोलते हैं, जैसे देखिए साल स्टार्ट हो रहा है, हमारा क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक है, पहले रबी, फिर जायद, फिर खरीफ, ठीक है। जो हम खरीफ की फसल की बात करते हैं, ठीक है, जब जायद कटेगा तब इसको बोया जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, जून जुलाई। क्या बोलेंगे आप, इसको हम जून जुलाई में बोते हैं, और सितंबर अक्टूबर लास्ट तक, कब, तब बोलेंगे सर सितंबर अक्टूबर लास्ट तक इसकी हम कटाई कर लेते हैं। रबी में, खरीफ में क्या होगा, जून जुलाई तक बोएंगे, और सितंबर अक्टूबर कुछ जगहों पे लास्ट नवंबर तक इसकी कटाई कर लेते हैं, ठीक है। इनमें प्रमुख फसलों को देख लेते हैं। तो इसमें आपका धान, मेन फसल धान ही है, धान, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे यहाँ से, ठीक है, कि सोयाबीन जो है, कलर दिख नहीं रहा आपको, कोई बात नहीं, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कि ये आपके रबी की फसल है या जायद की फसल, तो याद रखिएगा। इसमें आपका कलर कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ओके, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ब्लैक से दिखाई दे आपको, ठीक है। देखिए चलिए, तो ब्लैक भी दिखाई दे रहा है, कुछ और कलर देख लेते हैं भाई। हाँ चलिए, जो सोयाबीन है, सोयाबीन, मूंगफली, ये पूछा गया, ठीक है। धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारी की सारी फसलें क्या हैं, तो ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। जूट, सन, कपास, तंबाकू, उड़द, अरहर, ठीक है। और इनकी जो ये जो जायद की फसलें होती हैं, ठीक है, सॉरी खरीफ की जो फसलें होती हैं, इन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जिस तरह हम रबी की फसलों को क्या कहते थे, हम उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट कहते थे, इसी तरह इन फसलों को हम
शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, फिर से देख लेते हैं हम। धान, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का। मक्का वैसे हर सीजन में आता है, पर मक्का मेनली क्या है, तो आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। सोयाबीन, मूंगफली पूछा गया है। जूट और सन, अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, जूट, सन और कपास, ये सारी की सारी व्यापारिक फसलें भी हैं, ठीक है। तो तंबाकू, उड़द, अरहर, ये सारी क्या है, तो ये आपकी बताएंगे सर हमारी खरीफ की फसल है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको देख लें। इसको हम शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं, या इन्हें हम वर्षाकालीन फसलें भी कहते हैं, ठीक है। शीतकालीन आपकी रबी हो जाएंगी, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जायद की फसल में आपका कह सकते हैं कि तरबूज, खरबूज, ठीक है, ये सारी फसलें आ जाएंगी। और जब बात करेंगे आपका शॉर्ट डे, या जिन्हें हम वर्षाकालीन फसलें कहते हैं, तो इसमें आपका धान, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए अब फसलों के वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक है। जब बात करेंगे फसलों के वर्गीकरण की, कि फसलों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो आइए उसके हम वर्गीकरण को पढ़ लेते हैं, फसलों के वर्गीकरण को। तो फसलों के वर्गीकरण के अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो क्लासेस जो बैंकिंग एग्रीकल्चरल एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए तो क्लासिफिकेशन के बेस पे एक हमारा होता है एनर्जी क्रॉप्स। क्या होता है, एनर्जी क्रॉप्स, या इन्हें हम ऊर्जा फसलें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी क्रॉप्स को हम ऊर्जा फसलें भी कहते हैं। एनर्जी क्रॉप्स को क्या कहते हैं, इनको हम ऊर्जा फसलें भी कहते हैं। और इनमें हम क्या बोते हैं, इनमें हम उन फसलों को बोते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जिनसे क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए इन्हें हम ऊर्जा फसलें कहते हैं। आफ्टर ऑल तुरंत नहीं मिलेगा, आफ्टर उसको मॉडिफाई करके हमें ऊर्जा मिलती ही है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपका गन्ना, आलू, मक्का, जट्रोफा, टपियोका। आपने इसमें जट्रोफा का नाम सुना होगा। जट्रोफा को बायोडीजल भी कहते हैं। जट्रोफा को क्या कहते हैं, बायोडीजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जट्रोफा जो है बायोडीजल भी कहते हैं। अक्सर आपने क्वेश्चन सुना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पेड़ बहुत सी चीज़, जट्रोफा वगैरह पढ़ा होगा आपने। जट्रोफा के पेड़ उगा देते हैं लोग। पहली बात, मरुस्थलीय स्थानों में भी हो जाता है, पानी बहुत कम चाहिए होता है। इसके बीज को या इसकी पत्तियों को कोई जानवर नहीं खाते हैं, इससे फ़ायदा मिल जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जिससे आपका बायोडीजल बनता है। ये आपको शायद पता होगा। तो आलू, मक्का, गन्ना। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा एनर्जी क्रॉप्स है, तो आपको पता होगा जो गन्ना है, एक एक देख लेते हैं। जो गन्ना है, या आलू है, या मक्का है, जब इनका हम फर्मेंटेशन कर देंगे इनका, तो फर्मेंटेशन के बाद इसमें अल्कोहल बनता है। क्या होता है, इससे आपका अल्कोहल बनता है। और वही जो अल्कोहल होता है एथनॉल के फॉर्म में, एथनॉल आपको किसको बोलते हैं, C2H5OH, एथनॉल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारी क्या होती है, फिर से हम पेट्रोल बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं हम, इससे हम पेट्रोल बना के हम गाड़ियों में चला सकते हैं। तो एनर्जी क्रॉप्स, या कह सकते हैं कि ऊर्जा फसलों के रूप में हम गन्ना को रखते हैं। गन्ना, फिर हम गन्ना रखेंगे, आलू रखेंगे, मक्का रखेंगे। ये सारी की सारी फसलें क्या है, तो ये आपकी एनर्जी क्रॉप्स है। क्योंकि, और आपने जट्रोफा देख ही लिया, क्यों एनर्जी क्रॉप्स है, क्योंकि इनसे हमें आफ्टर ऑल एनर्जी मिलती ही मिलती है। क्योंकि आपको पता होगा, बात मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे भाई ये जट्रोफा तो आपने देख ही लिया। अब इसके अलावा मान लीजिए गन्ना है, आपको पता होगा हमारे ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा मेन मोटो क्या है कि कृषक की आय को बढ़ाना। हम क्या चाहते हैं, कृषक की आय को बढ़ाना, कृषक की आय को बढ़ाना चाहते हैं। फिर एक टर्म आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको क्या कहते हैं हम, समावेशी विकास। हमें क्या करना है, तो हमें समावेशी विकास करना है। और समावेशी विकास कब होगा, जब हमारे यहाँ पैसा आएगा प्रॉपर में, हमारे यहाँ पैसा प्रॉपर आएगा हमारे कंट्री में, हमारे रेमिटेंस के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अब होता क्या है कि भाई जब संपोषणी विकास या धारणी विकास कहते हैं, इसको धारणी विकास भी कह सकते हैं, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल देता हूँ। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है भाई, इसके लिए भी क्या चाहिए हमें, अपने कोई भी जो संसाधन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होगा धारणी विकास कहते हैं, ऐसा विकास जिसमें हम आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भविष्य की आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी जब हम कुछ बचा कर रखें, इस टाइप का जो विकास करते हैं, उससे हम आपका
सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या धारणीय विकास कहते हैं। तो धारणीय विकास के लिए भी फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? दो तरीके से। मैंने आपको एक एग्रीकल्चर का फायदा दिखाया, एग्रीकल्चर सेक्टर का, और एक आपका इन्वायरमेंट का। कैसे? देखिए, आपको पता होगा जैसे जो ऊर्जा फसलें हैं, आपको पता हमारा बहुत सारा धन जो होता है जो आपकी एनर्जी की नीड में चला जाता है, क्योंकि भाई हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़े तो हमारी ऊर्जा जरूरतें भी तो है। ऊर्जा जरूरतें बढ़ाने को पूरा करने के लिए हम बाहर से, आपको पता होगा, हम फ्यूल लेते हैं, जैसे बाहर से फ्यूल मंगाते हैं हम, आपको पता है पेट्रोलियम मंगवाते हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल या इवन केरोसिन ऑयल, या फिर हम अगर कह सकते हैं कि अगर हम कोयला भी निकालते हैं तो एक ना एक तरह से इनके जलने से क्या होता है, पर्यावरण दूषित होता है। इनके जलने से क्या होता है, पर्यावरण दूषित होता है, पर्यावरण की हानि होती है। तो उससे भी बचाने के लिए, और चूंकि ये सारे के सारे लिमिटेड सोर्स हैं, इन सोर्सेस की लिमिटेड अमाउंट है, और हमें ऐसा एनर्जी सोर्स चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी हो, ठीक है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना पहुंचाए, इसके साथ साथ जो कि हमारे देश के विकास में भी भाग ले। सपोज करिए कि अगर हमें बाहर से पैसा ना, बाहर से अगर हमें फ्यूल ना मंगाना पड़े, हम इतने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा कैसे सस्टेन हो कर ले अपने डेवलपमेंट को, कि हमें बाहर से हम इतने ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन कर ले अपने सबस्टेंसेस का, या फिर सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, टाइडल एनर्जी का, ताकि हमें बाहर से अगर ना मंगाना पड़े। तो सोचिए हमारा देश, मुझे लगता है कि 15 से 20 साल में सोने चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा बाहर तेल की खरीदने में चला जाता है। तो वही मैं समझा रहा हूँ आपसे। तो अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है तो भाई इनसे जो भी सबस्टेंस निकलेगा, आलू हो गया या फिर मक्का हो गया, गन्ना हो गया, जो भी निकलेगा आपको पता होगा, इनसे आपका लिविंग सबस्टेंस ही निकलेगा किसी भी तरह से, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ जब हमारी जो एनर्जी नीड्स है ये बायोडीजल से पूरे होगी, बायोडीजल, बायो पेट्रोल कह लीजिए, एथनॉल कह लीजिए, और ये निकलेगा कहाँ से? इन फसलों को बोने से, जब बोएंगे इनको मिल में जाएगा, मिल में जाएगा तो फिर किसानों को पैसा मिलेगा। जब किसानों को पैसा मिलेगा तो भाई उनकी भी आय बढ़ेगी, तो उनकी आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी। दूसरी बात ये, जो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूम करेगा, जिससे किसानों को तुरंत पैसा मिलेगा। क्यों? वो धान, गेहूँ, गन्ना, भाई चाइना वगैरह क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई जो वो ऐसी फसलें बोते हैं इसके प्राइस ज़्यादा हो, और जो कम प्राइस वाली फसलें उसे बाहर से वो खरीद लेते हैं, आयात करा लेते हैं। हम भी ये काम करेंगे भाई, कि हम भी अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करेंगे, और बाहर की जो फसलें हैं जिसका प्राइस लो है उसे बाहर से हम भी आयात कर लेंगे, तो ताकि तो हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। सेम बात यहाँ पे। तो अगर हम एनर्जी क्रॉप्स को बोते हैं तो विश्वास मानिए हमारा देश बहुत ही जल्दी तरक्की करेगा, क्योंकि ये हमारी इन्वायरमेंट को सेव करेगा। इसके साथ साथ, ठीक है, हमारे किसानों की आय को भी बढ़ाएगा। जब किसानों की आय बढ़ेगी, उनकी जेब में पैसा आएगा, फिर से खर्च करेंगे, और तो पैसा हमारे देश में रह जाएगा, पैसा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस एनर्जी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे एनर्जी क्रॉप्स में क्या आता है, आप बताएंगे सर आलू, मक्का, ठीक है, जेट्रोफा अपने आप ही है, आलू, मक्का, जेट्रोफा और गन्ना, क्योंकि इनसे आफ्टरऑल हम एथनॉल बनाते हैं, और एथनॉल का हम उपयोग कर सकते हैं पेट्रोल के फॉर्म में, डीजल में मिक्स करके, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देख लिया आपने, ये आलू हो गया, शकरकंदी, सब बहुत चीज़ बना सकते हैं। भारत की बात कर, भारत में इन चारों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कवर क्रॉप्स, ठीक है। कवर क्रॉप्स हिंदी में ढूंढिएगा, ठीक है। एनर्जी क्रॉप्स आपने देख लिया, कवर क्रॉप्स कहते हैं। तो कवर क्रॉप्स हम ऐसी फसलों को कहते हैं, ठीक है, ऐसी फसलों को कहते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं मृदा को ढकने वाला। क्या कहते हैं हम? मृदा को ढकने वाला। कवर को मतलब ढकना से होता है, मृदा को ढकने वाली फसलें, ऐसी फसलें जो मृदा को ढक देती हैं, उन्हें हम कवर क्रॉप्स कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्या क्रॉप्स हैं? तो कवर क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो मृदा अपरदन को रोकती हैं, ठीक है। आपको पता होगा मृदा अपरदन बहुत ही बड़ी समस्या है, मृदा का प्रदूषण है ये, ठीक है। जो मृदा अपरदन की बात करते हैं, मृदा अपरदन की बात करते हैं, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए इन कवर क्रॉप्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। क्योंकि मृदा अपरदन भी क्या एक तरह से मृदा प्रदूषण है, ये भी क्या है? मृदा का प्रदूषण है। और मृदा अपरदन को या मृदा के प्रदूषण को रोकने के लिए इन कवर क्रॉप्स का बहुत बड़ा फंक्शन है। क्योंकि कवर क्रॉप्स क्या कहते हैं, ये पूरे, जिस मान कवर क्रॉप्स हम लगा दिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है होगा ये उसका पूरा कवर कर लेंगी। जैसे आपने मूंगफली देखा होगा, ठीक है, मूंगफली क्या कहता है, एक जो उसकी मेन जड़ होगी और फिर इसकी ऐसे फैली रहती है। तो जैसे घास को देख लीजिए, घास भी कवर क्रॉप्स ही है। तो ये पूरे को पूरे को कवर करके बैठेगा, ये पूरे को कवर करके बैठेगा, तो भाई क्या होगा, मिट्टी बंधी रहेगी, तो फिर वहाँ से मिट्टी का क्षरण नहीं होगा। मिट्टी का क्षरण नहीं होगा
तो हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। इसके साथ साथ जो पानी, ठीक है, जो पानी की बचत होगी वो भी हम कर लेते हैं। एक लाइन में कहेंगे आप, कवर क्रॉप्स, कृषक ऐसी फसलों को बोलता है जो मृदा के क्षरण को रोकती है, या एक तरह से मेरे लैंग्वेज में कह सकते हैं मृदा प्रदूषण को भी रोक रही है, क्योंकि भाई मृदा क्षरण व्यक्ति से मृदा प्रदूषण ही है, ठीक है। वेल, तो अब इसमें हम कौन कौन से रखते हैं, तो इसमें हम ऐसे रखते हैं जिनमें बेल निकलती है जो मृदा को ढक दे। सबसे पहला फेमस है आपका मूंगफली, जो कि क्वेश्चन है आपसे, मूंगफली है, लोबिया है, उड़द है, पैराग्रास है, शकरकंद है। याद रखिएगा कवर क्रॉप्स में क्या रखते हैं हम, सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा है उसकी बात कर रहे हैं, तो मूंगफली, मूंगफली क्या है, एक कवर क्रॉप है, कवर कर देता है, ठीक है। पैराग्रास भी क्या है, एक कवर क्रॉप है। लोबिया, उड़द, ये भी क्या है, कवर क्रॉप्स है, क्योंकि क्या करते हैं ये पूरे के पूरे जो लैंड एरिया है या सॉइल एरिया उसको कवर कर देगा, और जब वो एरिया आपका कवर हो जाएगा तो मृदा का क्षरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कवर क्रॉप्स क्या कहते हैं। क्वेश्चन मूंगफली से पूछा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आपको 3-4 फसलों को दे देगा, ठीक है, और फिर उन 3-4 फसलों में से आपको एक फसल को निकालना होगा कि इसमें से कौन सा कवर क्रॉप नहीं है। ये तो हो गया। एक और बात मेरी याद रखिएगा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो कवर क्रॉप भी होंगे, एनर्जी क्रॉप भी होंगे, वो आपके ऑयल क्रॉप भी होंगे, ठीक है, वो सीड क्रॉप भी होंगे। तो ये कभी मत सोचिएगा कि नहीं 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 सर वो तो कवर क्रॉप है तो फिर वो एनर्जी क्रॉप कैसे होगा, ठीक है। तो एक ही प्लांट अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी में आया, ठीक है। मेरी बात समझ में, जो सोयाबीन है, सोयाबीन को चाहेंगे आप तिलहन में भी रख सकते हैं, उसको दलहन में भी रख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को चूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉर्डर क्रॉप्स, ठीक है। बॉर्डर क्रॉप्स या जिससे हम गार्ड क्रॉप्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम बॉर्डर क्रॉप्स या इसे हम गार्ड क्रॉप्स भी कहते हैं। गार्ड को तो रक्षक, इसे क्या कह सकते हैं हम, इसे हम रक्षक फसल भी कहते हैं, या इसे हम गार्ड क्रॉप भी कहते हैं, या इसे पहरेदार क्रॉप भी कह लेते हैं, अलग अलग का है। अब कहेंगे सर ये क्या फसलें हैं, ठीक है। देखिए गार्ड क्रॉप या रक्षक क्रॉप, हम ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं, हम ऐसी फसलों को कहते हैं जो हमारी फसलों की रक्षा करते हैं, कभी कभी कीड़ों से, ठीक है, कभी कभी तेज आंधी से, धूल से। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं हमारे वे कवर क्रॉप, सॉरी उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हमारे वो गार्ड क्रॉप से, या क्या है, रक्षक क्रॉप से। देखिए कैसे बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये जिसमें जैसे हमारा खेत है, वाली खेत ही है हमारा, ठीक है। तो खेत के किनारे किनारे दिख रहे हैं, खेत के किनारे का इन क्रॉप्स को लगा दीजिए, तो होगा ये कि अगर बड़े बड़े क्रॉप्स हम लगा दिए, ठीक है, तो होगा कि खेत में कोई जानवर नहीं जाएगा, ठीक है। खेत में क्या होगा, कोई जानवर नहीं जाएगा। और अगर बहुत कांटेदार लगा दिए तो जानवरों से रक्षा होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आवारा पशु हैं, आवारा जानवर हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ी समस्या है। तो उनसे बचने के लिए आप चाहें तो आप कवर क्रॉप्स लगा सकते हैं, सॉरी उनसे बचने के लिए क्या लगा सकते हैं आप, बॉर्डर क्रॉप्स। बॉर्डर का मतलब समझ रहे होंगे आप, ठीक है, जो चार दीवारी की तरह क्या पैक कर दे, आप बॉर्डर क्रॉप्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जंतुओं से सुरक्षा हेतु लगाई जाती है, किसके लिए, जंतुओं से सुरक्षा हेतु लगाई जाती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सैफफ्लावर, जिसको हम कुसुम कहते हैं। आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इसमें से किसका उपयोग हम एज अ बॉर्डर क्रॉप के फॉर्म में कर सकते हैं। क्या बताएंगे आप, सैफफ्लावर, ठीक है। जो कुसुम, सनफ्लावर में सैफफ्लावर है, ठीक है, सैफफ्लावर जो आपका कुसुम होता है, मतलब वो भी बॉर्डर क्रॉप है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, मैंने बता दिया। मेनली बॉर्डर क्रॉप के फॉर्म में आप मेनली उन्हीं फसलों को लगा दें में कांटे हो, एक कांटा नाफकानी का टाइप का कांटा होगा, तो जानवर होंगे, उन्हें चुभेगा, भाग जाएंगे। ऐसे क्रॉप्स को हम आपका क्या कहते हैं हम, तो बॉर्डर क्रॉप्स या हम गार्ड क्रॉप्स भी कहते हैं। इसको आप रट्टा माली याद रखें, ठीक है। तो कुछ याद रखिएगा, ठीक है। धीमे धीमे याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कंटूर क्रॉप्स। कंटूर क्रॉप्स बचपन से पढ़ते हैं ना, ठीक है, सीढ़ीदार खेती बोलते हैं इसको, ठीक है, सीढ़ीदार नुमा खेती। कंटूर क्रॉप्स की बात करते हैं, तो कंटूर क्रॉप्स में ऐसी फसलों या कंटूर फार्मिंग भी होती है। कंटूर क्रॉप्स हम ऐसी फसलों को रखते हैं जिनमें थोड़ी पानी की आवश्यकता कम होती है, ठीक है, पानी की आवश्यकता कम होती है, उन्हें कंटूर के फॉर्म में, इससे देख रहे हैं आप, ये कंटूर के फॉर्म में, उनमें से कंटूर के फॉर्म में से सीढ़ी नुमा, जैसे ऊपर सीढ़ी टाइप का बन जाएगा, ठीक है, सीढ़ी टाइप का बन जाएगा, कंटूर क्रॉप्स बोलते हैं। तो जो कंटूर क्रॉप्स होते हैं
क्योंकि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी ज़्यादा हो जाए, पानी मतलब फसल ख़राब ना हो, तो वहाँ पे हम कंटूर्स को बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, धीमे धीमे हम ऐसे एक सीढ़ी टाइप का बनाते हैं ताकि फसलें क्या हो, उनमें पानी ना लगे और पानी क्या हो, नीचे आ जाए। ऐसी फसलों को हम कंटूर क्रॉप्स कहते हैं। तो आप कहेंगे सर कौन कौन से, तो इसमें देखिए समुच्च रेखाओं पर के अनुरूप उगाए जाने वाली फसल, समुच्च रेखा को एरियाज में को उगाया जाता है, हिल एरियाज में मिली उगाया जाता है, ठीक है। इनमें इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण तथा भूमि का संरक्षण। मैंने आपसे पहले बताया कि जल का संरक्षण, जल की हानि ना हो, ठीक है, जल की हानि ना हो, जिस पर जल है ऊपर से रिश्ता रिश्ता सबको मिल जाए, ठीक है। इसके साथ साथ जो मृदा का अपरदन है, भूमि की जो कटाई होने लगती है, भाई करते करते पूरा पहाड़ी खत्म हो जाएगा, पूरा एरिया खत्म हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए, आपका मृदा क्षरण को रोकने के लिए, और इसके साथ साथ जो आपका जल प्रबंधन के लिए इस कैसे मेथड का हम उपयोग करते हैं, इसको आप बिल्कुल ही याद रखिए, ठीक। अब इसके लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो कंटूर क्रॉप के फॉर्म में आप वीट, आप मक्का भी बोल सकते हैं, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, घास भी बोल सकते हैं, सोयाबीन भी बोल सकते हैं, और लेग्यूम्स, जो भी दाल वाली फसलें जिनकी जड़ें थोड़ी नीचे जाएंगी, उनको आराम से बो सकते हैं ताकि वो मृदा के अपरदन को भी रोके। इसके साथ साथ वो जल संरक्षण में भी भाग ले। कहाँ बोई जाती है, तो क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि मेरी जो समुच्च रेखा वाले जो एरियाज है, वहाँ पर इन फसलों को हम बोते हैं, ठीक है। उम्मीद है याद होगा। इनके फायदे क्या है, तो जल संरक्षण के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ जो मृदा का संरक्षण है, उसके लिए भी ये फसलें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। इसमें कोई भी फसलें बो सकते हैं, मिली तो चाय के बागान होते हैं, वो भी एक कंट्रोल क्रॉपिंग के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें मिलिए गेहूँ बो सकते हैं कंट्रोल क्रॉप के फॉर्म में, आप कॉर्न मक्का ही बो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा है कॉमर्शियल क्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं व्यापारिक, क्या बोलते हैं, व्यापारिक फसलें, ठीक है। देखिए तो जो आपके कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। कॉमर्शियल क्रॉप्स में हम ऐसी फसलों को उगाते हैं जिनको तुरंत क्या मिले, जिनको तुरंत खरीदार मिल जाए, जिनका व्यावसायिक उपयोग ज़्यादा हो। ऐसी फसल, सारी फसलों का व्यावसायिक उपयोग आप कर सकते हैं, पर जो तेजी, जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और जो तेज़ी से, जैसे आपने बोया, तुरंत जो खरीदार हो वो भी खेत में चला गया, ना ना लाई मुझे दीजिए, किसी और को मत दीजिए। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं कि वो हमारी क्या है, आपकी व्यापारिक फसलें हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तुरंत मंडी में बेचो पैसा ले जाओ, ठीक है। ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, व्यापारिक फसलें कहते हैं, या हम कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आपको अगर मेरी बात कोई समझ में ना आ रही कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा इसे। आइए चलिए, तो अब इसको और समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो बात कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, तो व्यापारिक फसलों का उत्पादन क्या करते हैं, तो व्यावसायिक उत्पादन के लिए, क्या, व्यावसायिक उत्पादन के लिए, ताकि हमें जल्दी जल्दी पैसा मिले और हमारा खेत खाली हो, किसानों को पैसा मिले। इसके लिए क्या करते हैं, हम कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स को हम बोते हैं। इसमें गेहूँ, तंबाकू, मक्का, नारियल, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेंगे आप, तो गन्ना, सबसे पहले भाई गन्ने के खरीदार मिल जाते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कमेंट में कि सर मेरे गन्ने की पर्ची 5 साल पहले की नहीं मिली है, ठीक है। बट गन्ने को व्यापारिक फसल रखते हैं क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, भले आपको पैसा मिले 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है। सोचिए कहाँ यूपी को हम चीनी का कटोरा कहते थे, और आज यूपी के जो किसान हैं वो कटोरा लेकर घूम रहे हैं कि कोई इनकी खरीदारी करे। बहुत ही घटिया स्थिति है कृषकों की, तो वर्ड्स नहीं है, बट आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वेल, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, तो गन्ना आ जाएगा। गन्ना क्या व्यापारिक फसल है। जूट, भाई कपड़ा बनेगा, जूट चाहिए हमें, जूट भी क्या व्यापारिक फसल है। कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल। चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, ये सारी सारी क्या है, नारियल भी लगाए तो रबर लगाइएगा, जिनके इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ है, ठीक है। इनका यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में भी कर सकते हैं। जैसे चाय है, चाय को व्यापारिक फसल बोलते हैं, भाई इसकी डिमांड ज़्यादा है इंडिया की चाय की, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाती है। तंबाकू है, तंबाकू फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारे यहाँ से जाता है, हमारे यहाँ तो है ही है। रबर है, नेचुरल रबर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी यूज़ होता है। तो याद रखिएगा, व्यापारिक फसलों में हम ऐसी फसलों को रखते हैं जिनका उपयोग, क्या हुआ, जिनका उपयोग तुरंत हो जाता है पैसे के लिए, उन फसलों को हम व्यापारिक फसलें कहते हैं। इसमें हम गन्ना रख लेंगे, तंबाकू रख लेंगे, चाय रख लेंगे, फिर आपका रबर रख लेंगे। ऐसी फसलों को क्या कहेंगे हम, व्यापारिक फसल कहेंगे। अब आप ये मत कहिए कि सर मेरे यहाँ जो आलू है वो किसान
वो ट्रक लगा के व्यापारी खरीद नहीं, उसको हम व्यापारिक फसल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्यापारिक फसल हम इन्हीं को रखेंगे, ठीक है। जूट, हाँ ये जूट, कपास, तंबाकू, ये सारी क्या है, व्यापारिक फसलें। इमेज देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैश क्रॉप्स। ये भी एक तरह से व्यापारिक फसलों का एक तरह से पार्ट है, उन्हीं को समझने का तरीका है। कैश क्रॉप्स, इसको नगदी फसलें कहते हैं, नगदी, इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें हम नगदी फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम नगदी फसलें कहते हैं। और मेनली जो व्यापारिक फसलें होती हैं, मेनली जो व्यापारिक फसलें होती हैं, वो सारी की सारी फसलें क्या नगदी फसलें भी होती हैं। तो वही जो आपने देखा था इससे पहले, गन्ना, तंबाकू, ठीक है, गन्ना, तंबाकू, जूट, ये सारी की सारी क्या है, व्यापारिक फसलें तो हैं ही हैं। इसके साथ साथ नगदी फसलें, क्योंकि किसान को तुरंत हाथ में पैसा मिल जाता है, करेंसी मिल जाती है, ठीक है, भले इसको 2 साल बाद मिले, बट कहने के लिए इसको हम नगदी फसलें कहते हैं। क्या क्या इसमें आ जाएगा, गन्ना, तंबाकू, कपास, चाय, ये सारी की सारी क्या है, नगदी, इसमें कैश क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश क्रॉप्स, कहने के लिए है, भले 4 साल बाद मिले, बट दीज आर नोन एज कैश क्रॉप्स इन इंडियन इकोनॉमी। वेल, वी शुड मूव। तो देख लिया हम आपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम प्लांटेशन क्रॉप्स की। किसकी, अब बात करेंगे हम प्लांटेशन क्रॉप्स की, जिन्हें हम प्लांटेशन करके लगाते हैं। इसमें 2 ही बहुत फेमस है, एक आपका चाय और एक आपका कहवा या कॉफ़ी, ठीक है। तो वेल, इसको देख लेते हैं हम। तो जब हम प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करेंगे, तो भारत में जो प्लांटेशन के लिए आपका प्लांटेशन कह सकते हैं, प्लांटेशन के लिए आपका चाय, काजू, काजू के प्लांटेशन होता है भाई, चाय, फिर आपका नारियल, नारियल, सुपारी, सुपारी बहुत कर्नाटक का फेमस है, देख लीजिएगा, ठीक है, सुपारी, फिर आपका रबर, ठीक है, ताड़ी, इन सारी फसलों को हम प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इनके प्लांट, इनके बड़े बड़े बागान होते हैं, ठीक है भाई, आप इनको बागानी फसलें भी कह सकते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं, प्लांटेशन लगाए जाते हैं, और फिर वहाँ से किसान को बेनिफिट मिलते हैं। जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करेगा, सिंपली आप चाय, कॉफ़ी, नारियल, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, नारियल, कोकोआ, ताड़, इसको ताड़ी कहते हैं, इन सारी फसलों को क्या कहते हैं हम, प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एक अदर पूछा है एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल, उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आपका चाय ही था, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका प्लांटेशन क्रॉप्स है, चाय, क्योंकि पता है ना, चाय भाई चाइना में वो उगाई गई थी, हमारे यहाँ कौन लेके आया आपको पता ही होगा, इसको देखेंगे हम, चाय में पढ़ना है, ठीक है। तो वेल, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्रॉप्स क्या है, ट्रैप क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स अलग है, घबराइएगा नहीं, कैश, एक तुम्हारा कैश, ठीक है, एक आपका बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर को हम गार्ड भी कह रहे थे, ठीक है, कैश, एक हमारा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, और एक हमारा ट्रैप। ट्रैप में, बॉर्डर में और कैश में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं ट्रैप क्रॉप्स की, ठीक है। तो ट्रैप क्रॉप्स में हम ऐसी फसलों को रखते हैं, ट्रैप क्रॉप्स, ट्रैप करना, जकड़ लेना, पकड़ लेना, ठीक है, ट्रैप कर लेना, ट्रैप में फंसा लेना, जाल में फंसा लेना, ठीक है। तो ट्रैप के अंदर आप जाल वाली फसलें मत लगाइएगा, ठीक है। तो वेल देखिए, जब ट्रैप क्रॉप्स की बात करते हैं, तो इसमें हम ऐसी क्रॉप्स को, इनमें हम ऐसी फसलों को रखते हैं जो कि मृदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, ये जो फसलें हैं, ये मृदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फसलें हैं, ये मृदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी हानिकारक कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, जो भी हानिकारक जो कीट पतंगे, ये कीड़े होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें अपनी तरफ अटैक करके ये ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। इसको भी आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रैप मतलब जाल बिछाना, ठीक है, ट्रैप, ट्रैप बनाना, ठीक है। तो ट्रैप क्रॉप्स में हम ऐसी फसलों को रखते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए हानिकारक, जो कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीट पतंगे हैं, जो उनको हानि पहुंचा सकते हैं, उनको जो पकड़ने का या कैच करने के लिए अगर हम कुछ फसलों को उगाते हैं, तो उन्हें हम आपके क्या कहते हैं, उन्हें हम ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी हानिकारक कीट पतंगे हैं, उनको फंसाने के लिए उगाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, इसलिए जस्ट का सेम एग्जाम्पल में लग दिया। ओरो बैंकी क्या है, ओरो बैंकी एक आपका ट्रैप क्रॉप्स है, क्या है, मतलब सॉरी,
ओरोबैंकी एक कीट है। इसको पकड़ने के लिए जो सोलेनेसी कुल के जो भी पौधे होते हैं, ठीक है, सोलेनोसी फैमिली है, ठीक है, आप प्लांट्स की, उसके कुल के जो भी उसमें उसके कुल में एक कीड़ा लगता है, उसको बोलते हैं ओरोबैंकी। क्या बोलते हैं? ओरोबैंकी। तो ओरोबैंकी से बचाने के लिए, ठीक है, सोलेनोसी कुल के जो भी प्लांट होंगे उनको ओरोबैंकी से बचाना, उनके लिए ओरोबैंकी यूज होता है, ठीक। ओरोबैंकी से करते हैं। जो स्टाइग्रा है, चेंज कर दूं मैं, ठीक है, जो सोलेनेसी कुल के जो भी प्लांट्स होंगे उनके लिए जो ओरोबैंकी है वो एक तरह से क्रैच क्रॉप्स है। जो आपका स्टाइग्रा है, स्टाइग्रा जो प्लांट होता है, ये सॉर्गम, सॉर्गम आपने सुना होगा, ये सॉर्गम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह कॉटन रेड बग के लिए, ठीक है, जो कॉटन रेड बग है इसको, जो कपास में लगता है कॉटन रेड बग्स वाला, इसको, इसके लिए मतलब भिंडी के द्वारा, ठीक है, भिंडी आपको कांटे होते हैं, तो भिंडी जो होती है, जो कपास के प्लांट होते हैं उसके चारों भिंडी लगा दीजिए, तो जो कॉटन रेड बग होगा उसको कैच कर लेगा, फिर मार देगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रैप क्रॉप्स में हम ऐसे फसलों को लगाते हैं जो कि हानिकारक कीट पतंगे या कह सकते हैं कि जीव है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मारने का काम करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। जैसे ओरोबैंकी जो है सोलेनेसी कुल के पौधों में लगाया जाता है, स्टाइग्रा जो है वो सॉर्गम के लिए लगाया जाता है। जो आपको कॉटन रेड बग को पकड़ने के लिए, ठीक है, कपास के चारों भिंडी के, कपास के चारों भिंडी बो दीजिए आप, तो जो कॉटन रेड बग होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा भिंडी और फिर खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा है? ये आपका ट्रैप क्रॉप है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये पक्का देखिए बहुत बार पूछा। ओरोबैंकी क्या? सोलेनेसी कुल के पौधों में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम फसल चक्र। हम शुद्ध एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम फसल चक्र, जो भी मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे मैंने बता दिए हैं। अब बात करेंगे हम क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र की, ठीक है। जैसे आपको पता होगा हमारे सबके यहाँ लगभग खेती होती है थोड़ी बहुत, खेती में क्या होता है, कभी धान बो दिया, कभी गेहूँ बो दिया, कभी मक्का बो दिया, तो रोटेशन करता रहता है एक ही खेत में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमने एक बार धान बो दिया फिर हमने खेत को छोड़ दिया, नहीं, खेत में क्या होता है कि बार बार फसलों को चेंज करते रहते हैं। तो फसलों को बार बार जो चेंज करने की प्रोसेस है एक ही फील्ड में, जैसे एक ही खेत में अगर बार बार फसलों को आप चेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। क्या कहते हैं हम उसे? हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए फसल चक्र या जिसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, तो किसी, अब इससे फायदे क्या होते हैं? फायदे बहुत सारे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। भाई पहली बात तो मृदा क्षरण को रोकेगा, जो मृदा का क्षरण है उसको कम करेगा, ठीक है। मृदा की जो उर्वरता है, जो मृदा की उर्वरता है उसको इंक्रीज करेगा। जो आपका जल संवर्धन है तो जल संवर्धन को इंक्रीज करेगा। जो हमारा क्रॉप प्रोडक्टिविटी है या कह सकते हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है उसको भी इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ जो फसल के न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जिसे क्या कह सकते हैं पोषक तत्व, जो पोषक संवर्धन है उसको भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये सारे के सारे काम क्रॉप रोटेशन से होते हैं। इसके साथ साथ खरपतवारों को भी नष्ट करता है। जैसे जो खरपतवार है, जो खरपतवार है हार्मफुल, उनको किल करता है। तो ऐसे बहुत से काम करता है, लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो समझ जाइएगा। इसीलिए क्रॉप रोटेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि किसी एक ही क्षेत्र में उर्वरा के ह्रास को कम करने के लिए, मृदा क्षरण को रोकने के लिए, जल संवर्धन को करने के लिए, इसके साथ खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पोषक तत्व संवर्धन को बढ़ाने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए मेनली हम क्रॉप रोटेशन का काम करते हैं। कोई पूछे आपसे क्रॉप रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को बता दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कल क्रॉप रोटेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे जगह मिली है जिसमें हमने धान बो दिया, पहले धान बो दिया, इसके बाद हमने गेहूँ बो दिया, ठीक है, या हमने धान के बाद हमने सरसों बो दिया, फिर हमने धान के बाद गन्ना, मतलब अलग अलग इस टाइप का क्रॉप रोटेशन। एक ही फील्ड में एक बार मूसलाधार जड़ का यूज़ करें, एक बार धाकड़ा जड़ का यूज़ करें, मतलब क्रॉप को रोटेट करेंगे। रोटेट करें मतलब कभी कुछ बोए कभी कुछ बोए, तो इससे हमारी मृदा की उर्वरता बढ़ती है। और बहुत सारे लाभ है, आपने सारे लाभ देख लिए, ये सारे लाभ से हम
अपने मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण को हम दूषित होने से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, उसको भी हम बनाए रख सकते हैं। तो आपका क्रॉप रोटेशन के फायदे हैं, या कह सकते हैं ऐसा ऑप्शन में दे देगा, इसमें से कौन सा फायदा नहीं है, तो आराम से आपको चूज करके बताना होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा टर्म आता है सस्य गहनता, या सब फसल चक्र सघनता कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र सघनता। कि फसल चक्र की सघनता से क्या लाभ है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाता हूं मैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, ये आपका प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार हो रहा है, क्योंकि मेंस में आपको पता है कृषि है आपने, तो वहाँ पे जब इन पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा, ठीक है। तो वेल, ये जो आप निबंध लिखें कृषि क्षेत्र में या कृषि को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पर इन पॉइंट्स को आप मेंशन करके आप अपने नंबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टर्म आता है फसल सघनता। फसल सघनता, तो पहली बात तो ये बात टर्म आता है कि सर फसल सघनता की आवश्यकता ये में क्या है, क्यों फसल सघनता के पीछे इतना पड़े हुए हैं। तो आपको पता है भाई, हम कनाडा नहीं है, नाम रशिया है, हम एक छोटे से देश से जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का अबाउट 17% जनसंख्या हमारे पास ही है, ठीक है, कुछ और बढ़ गई होगी। और जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो बहुत कम है, मतलब कह सकते हैं कि फिर से वही बात कि जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है और कृषि योग्य भूमि, जो कृषि योग्य भूमि है वो क्या है, कम है। तो इस बैलेंस को इक्वल करने के लिए, ताकि सभी को भोजन मिले, हमें जो फसल सघनता है, या जिसे हम बाद में शस्य सघनता भी कहते हैं, उसको हमें इंक्रीज करना ही होगा, तो ही हम सभी को भोजन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो वेल, तो जो फसल सघनता की बात करते हैं, तो भाई एक कृषि वर्ष की बात कर रहे हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही कृषि, एक ही खेत में कह सकते हैं, इसे फील्ड में कह सकते हैं, कोई जितनी फसल बोई जाती हैं, ठीक है, उसी के अनुपात को एक तरह से हम फसल सघनता कहते हैं। जैसे समझ जाइएगा, फसल सघनता के लिए है फसल चक्र में फसलों की संख्या। जो फसल चक्र है, मान लीजिए कि एक साल का फसल चक्र है, उसमें हमने 3 फसलें बो दी। हमने क्या बोला भाई, मैंने बोला है गेहूँ, फिर मैंने बोल दिया गेहूँ, फिर मैंने बोल दिया गेहूँ। कुछ और चेंज कर देते हैं, रुक जाइए। मैंने गेहूँ बोया है, फिर मैंने चावल बो दिया है, ठीक है, और फिर सपोज करें मैंने बस गेहूँ चावल ही बोया है। तो अब क्या देखा आपने, अब मैंने 2 फसलें बो दी हैं, मैंने 2 फसलें बो दी हैं, तो जो फसलों की संख्या होगी, फसलों की संख्या क्या होगी, 2 हो गई, फसलों की संख्या आपकी 2 हो गई। फसल चक्र का वर्ष क्या 1 है, इंटू 100 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 200। तो आप क्या बताएंगे कि सर जो फसल चक्र की सघनता है वहाँ पे क्या है, 200% है। कितना आपका, 200%। मैं फिर से समझाता हूँ और एग्जाम्पल लेके आपको। वैसे मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार और आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे देखिए, कोई हमारा खेत है, ठीक है, खेत है, फसली वर्ष, तो फसली वर्ष जो है वो तो भाई लगभग एक ही होता है, एक ही रखेंगे हम, फसली वर्ष एक ही हमारा। अब सपोज करिए वर्ष में हमने इसमें से 4 फसलें ले ली, हमने क्या कर दी, हमने एक वर्ष में 4 फसलें ली, जो संभव नहीं बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ, हमने 4 फसलें ले ली। तो हमसे अगर पूछेगा कि फसल सघनता क्या है, फसल सघनता क्या है, तो आप सिंपली लिखेंगे कि भाई 4 फसलें आपने बोई हैं और एक फसल वर्ष है, इंटू 100 आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 400% आ जाएगा, जो कि क्या होगी, इसकी फसल सघनता होगी। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे एक वर्षीय फसल धान गेहूँ, जिस चीज़ को देख लीजिए, एक साल में मैंने क्या बो दिया, धान भी बो दिया, गेहूँ भी बो दिया और मक्का भी, मूंग बो दिया। तो इसका 300% आएगा। कैसे 300% आएगा भाई, 3 फसलें हो गई, वर्ष एक ही है, इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 300% आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, कोई बात ना समझ में आ रही हो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं एकीकृत पादप पोषण तत्व संवर्धन को अपनाना आवश्यक है।
तो आप कहेंगे सर ये क्या है, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं एकीकृत, या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है मतलब हम ऐसे मेथड्स को अप्लाई करें, ठीक है, हम ऐसे मेथड्स को अप्लाई करें ताकि एकीकृत, मतलब ठीक है कि इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम ऐसे मेथड्स को अप्लाई करते हैं जो कि हमारी फसल के लिए, ठीक है, जो हमारी जो भी फसल है उसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि उर्वरकों का उपयोग करें, ऐसे उर्वरकों का प्रयोग करें जिससे कि हमारी जो फसल की सघनता है वो बनी रहे, इसके साथ साथ हमारी जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। तो उसको हम इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसी तरह पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और हमें इसके लिए ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे मैनेजमेंट करना होगा, जैसे अब बात करते हैं कि आप ऐसे मतलब हम क्या करते हैं, हमारे किसान क्या करते हैं कि जो भी खेत है, अब ये नहीं पता कौन सी फसल जरूरी है कौन सी जरूरी नहीं है और कौन सा उसमें खाद पड़ेगी नहीं, फर्टिलाइजर डाल दिया, दैट्स हार्मफुल। तो पहले जो एकीकृत प्लांट मैनेजमेंट में हमें प्रॉपर वाटर, हमें जो जल है जल संवर्धन को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसकी उर्वरा शक्ति जो है, उर्वरा शक्ति किसके अकॉर्डिंग, तो हम कौन सा उसमें पोषक तत्व कौन कौन से नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है पता है नहीं कौन सा पोषक तत्व कौन सा नहीं, बल्कि सरकार बहुत स्कीमें चला रही है। पहले खेत का पीएच जानिए, उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट चेक करिए कि उसमें कौन कौन सा सबस्टेंस है कौन सा नहीं है। और जब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जब आप कह सकते हैं कि उसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा शायद सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसका पूरा का पूरा पैथोलॉजिकल टेस्ट आप कह सकते हैं। जैसे हमारे पैथोलॉजी में जाते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, हमें पता लग जाता है हमारी बॉडी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसी तरह मृदा का परीक्षण किया जाता है, और जब मृदा का परीक्षण हो जाए तो हमें जब ये पता लग जाए कि हमारे मृदा में नाइट्रोजन की कमी है या सल्फर की कमी है या कह सकते हैं कॉपर की कमी है, जिंक की कमी है, तो जिस चीज़ की कमी हो अगर केवल वही न्यूट्रिएंट डाला जाए, केवल वही दीजिए, ये थोड़ा नहीं कि सभी जगह सेम प्रोवाइड हो रहे हैं। मृदा की सॉइल प्रोफाइल करके उसके न्यूट्रिएंट को समझते हुए कि वो मृदा है वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कौन कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वहाँ पे न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करें किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से, उसको आप ऑर्गेनिक मैन्योर के थ्रू करें, मतलब गोबर गैस सॉरी गोबर वाली खाद से करें, हरी खाद से करें, किसी भी तरह से आप करें, अगर आप उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं तो उसे हम एकीकृत न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि हमारा अगर ये आप करते हैं इसको तो ये बहुत बड़ा काम होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। किसका, जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इसके लिए तो ये आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि इस एक प्रकार की कृषि जिसमें हम आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर की जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए अगर हम इस टाइप की कृषि करते हैं, इस टाइप की कृषि में विकास करते हैं, तो उसे हम वही बात है एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब ऐसा एग्रीकल्चर हम करें ताकि हमारी आज की आवश्यकता पूरी हो, इसके साथ साथ जो भविष्य की आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी आवश्यकता पूरी हो, उसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या धारणी कृषि कहते हैं। और जो भी देश धारणी कृषि पे डिपेंडेंट होगा या उसको फॉलो करेगा, विश्वास मानिए वहाँ की जनसंख्या अच्छी तरह वृद्धि करेगी, उनमें रोग कम से कम होंगे, ब्रेन बहुत शार्प होगा और बहुत लंबा जिएंगे। क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो इसमें हम ग्रीन मैन्योर्स की बात करते हैं। आप कहेंगे सर ग्रीन मैन्योर से भोजन थोड़ा मिलेगा, बट जो बात करेंगे हम यहाँ पे हम हरी खाद की बात करते हैं। किसकी, हरी खाद की बात करते हैं, या हम गोबर की खाद की बात करते हैं, एक तरह समझे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं तो इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या, ठीक है। आइए
थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब आपने वो देख लिया, अब बात करेंगे कि हमारा एकल कृषि क्या है, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। क्या देखेंगे आप, अब आप देखेंगे मोनोक्रॉपिंग, जिससे हम क्या कहते हैं, एकल कृषि कहते हैं, नाम से इंडिकेट कर रहा है। तो एकल कृषि हम ऐसी कृषि को कहेंगे अगर एक ही खेत में हम बार बार धान धान धान, एक फसली वर्ष में अगर हम लगातार धान ही बो रहे हैं तो उसे एकल कृषि कहेंगे। मान ली कोई खेत है उसमें बार बार हम गेहूँ 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 ही बो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम, कि वो हमारा क्या है, एकल कृषि है। एक लाइन में किसी खेत में या किसी फील्ड में एक ही फसल को बार बार उगाना, ठीक है। अगर आप चना उगा रहे हैं, आप बार बार चना ही उगा रहे हैं, तो इस प्रकार की कृषि को हम एकल कृषि या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, मोनोक्रॉपिंग या हम एकल कृषि कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे मैंने समझा किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को बार बार उगाना, जैसे चावल 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 एक ही वर्ष में, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा चावल 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 की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर ये मोनोक्रॉपिंग क्या है, हमारा मोनोक्रॉपिंग है। हाँ, याद रखिएगा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भी मोनोक्रॉपिंग होगी तो वहाँ पर जो फसल सघनता होगी वो हमेशा 100 से ऊपर ही होगी। भाई एक ही ये आपका फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में आपने 3 बार चावल ले लिया। मिली भारत में जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के लोग, तो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो एक ही फसल एक ही लैंड एरिया में बार बार 2 से 3 बार चावल ले लेते हैं। 3 बार चावल ले लिए तो उसकी फसल सघनता आपको 300% हो जाएगी, 2 बार ले लिए तो 200% हो जाएगी। ये क्या आपकी फसल सघनता की बात कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मोनोक्रॉपिंग जो होता है इसकी जो फसल सघनता होगी वो हमेशा क्या होगी, 100% से ऊपर ही होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा टर्म आता है, अच्छा फसल चक्र देख लिया था आपने, ठीक है, ओके, क्रॉप रोटेशन में, ठीक है, ये तो हो चुका था, ठीक है। हाँ चलिए अब फसल सघनता की बात करें, फसल चक्र की बात है, हम फसल सघनता की बात करते हैं कि फसल सघनता का अनुपात क्या होता है। याद रखिएगा कि एक वर्ष में कुल जो कृषि क्षेत्र है वह निवल कृषि क्षेत्र का जो अनुपात होता है, मतलब जैसे मान लिया आपके पास जो एरिया अवेलेबल है, मान लिया आपके पास भारत का क्षेत्रफल आपको होता है 32,78,000 पता है, तो बट वो सारा का सारा एरिया उसके लिए नहीं है ना। तो जो फसल बात करते हैं तो एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र, मान लीजिए भारत में सपोज करिए भारत में 100 हेक्टेयर है, बहुत ज़्यादा है। मैं एग्जाम्पल 100 हेक्टेयर जो है, 100 हेक्टेयर क्या है, हमारा शुद्ध कृषि क्षेत्र है। हमारा शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है, 100 हेक्टेयर है, बट हमने बोया कितने पे है, हमने खेती की मात्र 75 हेक्टेयर पे, तो क्या हो जाएगा आपका 70/100 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, क्या बताएंगे आप, तो आप बता सकते हैं कि सर हमारा 75% है, ठीक है। हमारी फसल सघनता क्या होगी हमारे, तो बता सकते हैं कि सर 75% है, या कृषि सघनता क्या हमारा, वो आपका क्या है 75% है। क्यों 75% है, क्योंकि भाई हमने पूरी कृषि क्षेत्र का अपना उपयोग किया ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अगर वही वर्ष में जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसको तो बढ़ता, मान ली 3 फसलें ले 4 फसलें ले तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए जहाँ पे गहन सस्यन होती है, एग्जाम्पल में समझा था ना जो आपको, एक वर्ष में कुल, मान ली एक ही वर्ष में आपने एक ही क्षेत्र में आपने 3-4 फसलें बोली तो उस कंडीशन में उसका 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जिस क्षेत्र की, ठीक है, फसल सघनता आपकी 200 से ऊपर होती है उन्हें कहते हैं हमारा गहन सस्यन। आपने एग्जाम्पल देखा था, एक ही क्षेत्र में अगर बार बार आप बो रहे हैं फसल सघनता बढ़ेगी, उसे क्या कहेंगे हम, गहन सस्यन। और जहाँ पे 200 से कम है उसे क्या कहेंगे हम, विरल, मतलब दूर दूर, उसे क्या कहेंगे हम, विरल सस्यन कहेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आगे हमारा टॉपिक जो होगा वो वहाँ पे हम खाद्यान्न फसलों को देखेंगे, जिसमें हम गेहूँ चावल जौ जो जो क्रॉप्स हैं उनको हम देखेंगे, उनके उगाने के लिए क्या क्या विधियाँ चाहिए, उनकी क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, उनके लिए पानी कितना चाहिए, तापमान कितना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो उम्मीद है क्लास सबको पसंद आ रही होंगी, तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपके जो भी कमेंट हो उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।